हेलो गाइस, वेलकम टू टुडेज सेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आपको हर एक एग्ज़ाम में, हर एक एग्ज़ाम मतलब आप कोई बैंकिंग एग्ज़ाम लीजिए, रेगुलेटरी बॉडी का एग्ज़ाम ले लीजिए, एसबीआई पीओ ले लीजिए, आईबीपीएस पीओ ले लीजिए, आरबीआई ग्रेड भी लीजिए, या फिर और कोई स्टेट सर्विसेज हो, एमपीएससी यूपीएससी कुछ भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलता है एंड दैट इज़ ऐसे। आपको हर जगह पर ऐसे लिखना होता है ना। यदि आप बैंकिंग एग्जाम की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको, अगर एसबीआई पीओ मेंस की बात की जाए तो वहाँ पे आपको जो मेंस एग्ज़ाम होता है यानी फेज़ 2 होता है, वहाँ पे आपको इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जिसमें कि आपको ऐसे वगैरह टाइपिंग करके लिखने होते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आपको खुद से ऐसे लिखना, अच्छे ऐसे लिखना आना चाहिए, तभी जाके आप इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अच्छे मार्क्स के साथ, अच्छे रैंक्स के साथ क्रैक कर सकते हैं, है ना। अगर आप कोई स्टेट सर्विस का एग्जाम भी देते तो वहाँ पे आपको ऐसे लिखना ही पड़ेगा। तो आप देख लीजिए, कुछ भी अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको ऐसे, वो भी अच्छा ऐसे लिखना आना चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि क्या वो बेसिक रूल्स होते हैं जिससे कि हम एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे का जो क्वेश्चन है उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर गाइड एंड कोच अनुभव मिश्रा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देखें कि वाई ऐसे इज बीइंग आस्क्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, क्यों पूछा जाता है। अब आप देखिए ना, ऐसे आपको इंग्लिश का एक पार्ट है तो ज़रूरत क्या पड़ गई कि हमको जो भी मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहाँ पे ऐसे का क्वेश्चन क्यों देखने को मिलता है, क्यों ऐसे का क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाता है। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट और बेसिक बात होती है दैट इज राइटिंग इज अ विंडो टू योर थॉट प्रोसेस। देखिए, जो भी व्यक्ति कुछ लिखता है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसके माइंड में कैसे थॉट्स चल रहे हैं, ये सब चीज़ें उसकी राइटिंग में आ जाता है। आप कुछ भी लिखते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो सारी चीज़ आपकी राइटिंग में आ जाती है। आप जैसा लिखते हैं वो आपके थॉट्स को दर्शाता है। तो यदि किसी भी बड़ी पोस्ट के लिए किसी व्यक्ति को चूज़ करना है तो उसके थॉट्स कैसे हैं ये अगर पता लगाना है तो उसकी राइटिंग स्किल से मालूम पड़ जाता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी मैनिपुलेट करे, ओके, बहुत स्मार्ट होगा, कोई अपनी कुछ थिंकिंग प्रोसेस को छिपाना चाह रहा होगा इंटरव्यू में, लेकिन वो जब वो लिखता है, उसकी जो राइटिंग्स होती हैं, राइटिंग स्किल्स, उसके द्वारा उसके माइंड के थॉट्स को पढ़ा जा सकता है। इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी एग्जाम्स होती हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है वहाँ पे आपको ज़रूर ऐसे का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए जो ऐसे है वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए आपको मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ऐसे देखने को ज़रूर मिलेगा, राइट। सो वट एवर यू राइट ऑन द पीस ऑफ पेपर इट विल टेल द रीडर यानी कि जो आपका एग्जामिनर है, जब वो आपका पेपर चेक करेगा, जब उसे आपका ऐसे देखेगा, पढ़ेगा, तो इट विल टेल द रीडर हाउ यू थिंक, हाउ यू आर्ग्यू एंड सब्सटेंशिएट योर व्यू पॉइंट्स। यानी आप किस तरह से सोचते हो, किस तरह से अपनी बात को रखते हो, अपनी बात को किस तरह से प्रूव करते हो, ये सब चीज़ें आपके ऐसे से मालूम पड़ जाती है। सो दैट अगर आप किसी सर्विस में जाते हो तो वहाँ पे आप लोगों से किस तरह डील करोगे, किस तरह से अपनी बात को लोगों को समझाओगे, आपका व्यू पॉइंट आप कैसे रखोगे, आपका नज़रिया कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपके ऐसे से, आपके राइटिंग प्रोसेस से एग्जामिनर को समझ में आ जाती हैं। एंड दिस इज वाई फॉर मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड एकेडमिक एंट्रेंस टेस्ट ऐसे इज केप्ट मैंडेटरी। इसीलिए देखिए, जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखेंगे ना, जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगी, वहाँ पे आपको ऐसे का क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। ये बात पक्की है, आप मान लीजिए आपको ऐसे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा अगर आप कोई भी अच्छी बड़ी पोस्ट के लिए, एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो। तो ये चीज़ हमने देख ली कि ऐसे कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे अटेम्प्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए इस ऐसे का जो पार्ट होता है इसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, है ना। और इसीलिए हमको मालूम होना चाहिए कि क्या बेसिक रूल्स होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे और इससे आपका जो ओवरऑल स्कोर है, रैंकिंग होगी उस एग्ज़ाम में, वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि देखिए, मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ऐसे में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मैक्सिमम जो आप अगर 100 एस्पिरेंट से पूछेंगे कि उनको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी किस पार्ट में आती है, दे विल टेल यू कि हमको ऐसे लिखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है ना। क्यों? क्योंकि बचपन से हम स्कूल में जब ऐसे लिखते हैं तो उसकी ठीक से हम लोग ने वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं की। मैक्सिमम लोग के साथ यही होता है। और बहुत बार ये होता है कि अगर हमने प्रैक्टिस की भी थी तो हम लोग, जैसे हमारी स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, हम ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, तो वहाँ पर ऐसे हम लिखते नहीं हैं, तो हमारी वो जो प्रैक्टिस चली जाती है, तो जो बेसिक जो रूट्स है
वो वीक हो जाती थी। इसीलिए हम लोग को आज हमको देखना है कि ऐसे को किस तरह से हम अच्छा लिख सकते हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रख के हम हमारे स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हाउ टू राइट अ परफेक्ट ऐसे, है ना। एकदम परफेक्ट ऐसे कैसा होता है, अच्छा ऐसे कैसे लिखा जाए। तो सबसे जो बेसिक बात है दैट इज स्टार्ट बाय राइटिंग अ थॉरो प्लान। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आया, ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ा और फट से ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे और एट द एंड जब आप ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी। अगर आप पहले थोड़ा प्लानिंग कर लेते, किस चीज़ को पहले लिखना है, किस पॉइंट के बाद में क्या लिखना है, तो उससे आपका ऐसे देखने में और अच्छा लगता और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनता और जो अच्छे आपको मार्क्स फैच कर सकता था। तो इसीलिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि आपको फॉर एग्जांपल कुछ एग्जाम में आपको मैक्सिमम एग्जाम में क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन नहीं होगा, आपको 1 2 3 इस तरह से टॉपिक दिए गए होंगे एंड यू हैव टू चूज़, है ना। आपको चूज़ करना पड़ता होगा उसमें से कोई एक। तो देखिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो टॉपिक बहुत करंट अफेयर्स से रिलेटेड लग रहा है या फिर बहुत ट्रेंड में दिख रहा है कोई टॉपिक, तो उस टॉपिक को अगर मैं अटेम्प्ट करता हूं तो मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। और कोई टॉपिक ऐसा है जो करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं लग रहा है, ठीक है, तो अनकन्वेंशनल टॉपिक है, उसको अगर मैं अटेम्प्ट करूंगा तो मार्क्स कम मिलेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं और इसलिए वो क्या करते हैं कि गलत टॉपिक चूज़ करते हैं जिसके बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। बट ये बहुत बड़ी मिस्टेक है फ्रेंड्स, बहुत बड़ा क्राइम है। क्योंकि देखिए अगर आपको 1 2 3 या 4 जो भी टॉपिक दिए गए हैं एग्जाम में और आप अगर वो टॉपिक दिए गए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप कोई टॉपिक को चूज़ करें उसमें कम मार्क मिलेंगे क्योंकि वो आपको लगता है करंट ट्रेंड के हिसाब से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। जो एग्जामिनर है वो आपकी राइटिंग स्किल्स देखना चाहता है, वो आपके थॉट प्रोसेस को चेक करना चाहता है, ना कि वो उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपका ज्ञान कितना है, ठीक है। वो तो आपको एक ना एक टॉपिक देना ही पड़ेगा ना ताकि आप कुछ लिख सके, इसलिए आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। लेकिन कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि भाई कोई बहुत टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक है उसको लेना चाहिए, उसमें ज़्यादा स्कोर हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट होता है और आप कोई भी टॉपिक में अपना अगर आपको नॉलेज है तो उसी टॉपिक को चूज़ कीजिए, भले ही आपको लगता है वो टॉपिक काफ़ी पुराना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा टॉपिक चूज़ ना करें जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी ना हो। कोई भी टॉपिक अगर आपको पता है जिसके बारे में आपको एटलीस्ट 60 to 70% नॉलेज है, देन ओनली गो फॉर दैट टॉपिक। अदरवाइज कोई और टॉपिक देखिए जो भी गिवन ऑप्शन है उसमें से, यानी गिवन ऑप्शंस में से जो सबसे ज़्यादा जाना पहचान टॉपिक है उसको चूज़ कीजिए और कुछ भी मत सोचिए, कोई बायस मत लाइए मन में कि इसको चूज़ करूंगा तो मार्क्स कम मिलेंगे, इसको चूज़ करूंगा ज़्यादा। ऐसा कुछ होता नहीं है। आपकी राइटिंग स्किल्स पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा लिखते हो, आप कितना प्रभावित कर देते हो, कितना इंप्रेस करते हो एग्जामिनर को कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले क्या करना है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग क्या करनी है कि आप एक स्ट्रक्चर बनाओ। यू हैव टू मेक अ गुड स्ट्रक्चर, यानी कि आपको टॉपिक मिल गया तो आपको रफ पेपर मिलेगा एग्जाम में, रफ, तो उस रफ पेपर पे टॉपिक लिख लो सेंटर में। अब टॉपिक के बारे में आपको जो कुछ भी पता है उसको इस तरह से माइंड मैप के रूप में लिख लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसे लिख लीजिए। आपको जो कुछ भी पता है टॉपिक के कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, उन प्रॉब्लम्स को लिख लीजिए। हो सकता है कुछ आपको सॉल्यूशंस पता होंगे, उन सॉल्यूशन को लिख लीजिए, राइट। उसके बाद में आपके कुछ सजेशंस हो सकते हैं, वो सजेशंस को इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ हेल्प करेंगी, ये सब चीज़ें आपको जब आप ऐसे एकदम से लिखना स्टार्ट करोगे तो उसकी जो मेन बॉडी किस तरह से आपको बनानी है, कौन से पैराग्राफ में क्या लिखना है ना, सीक्वेंसिंग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे पहले ही प्लानिंग कर लोगे, डिसाइड कर लोगे। उसके बाद फिर आप स्टार्ट करोगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इंट्रोडक्शन आप किस तरह से दोगे, कंक्लूड किस तरह से करोगे, है ना। ये सब चीज़ें आप पहले ही डिसाइड करोगे। इनका सीक्वेंस यहाँ पे नंबरिंग कर सकते हो, इसको पहले लिखूंगा, फिर इसको यहाँ लिखूंगा, फिर थर्ड पे इसको लिखूंगा, फोर्थ पे इसको लिखूंगा, सीक्वेंसिंग कर सकते हो एंड देन आप स्टार्ट कीजिए। तो क्या होगा ना, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जब आप पूरा लिख लोगे कि अरे यार मैंने यहाँ पे ऑर्डर में गलती कर दी, पहले मुझे ये लिखना था बाद में ये लिखना था, ऐसे नहीं। सबसे पहले आप प्लानिंग कर लो, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन कर लो। इसमें आपका हो सकता है 5-10 मिनट चले जाएंगे, लेकिन ये आपको आगे हमेशा हेल्प करेगा अच्छा स्कोर करने में, है ना। सो यू शुड हैव अ क्लियर स्ट्रक्चर। आपके सामने एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि किस तरह से मुझे कौन सा पॉइंट पहले लिखना है, बाद में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसा होगा, कंक्लूजन के पहले क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है। ये सब आपने रफ वर्क कर लिया होगा तो आपको बार बार सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा और आपका जो सीक्वेंस होगा वो एकदम परफेक्ट होगा, है ना। अब देखिए, यू हैव टू बैकअप योर पॉइंट्स विथ वेल एनालाइज्ड कोटेशंस। यानी कि देखिए आप जब मेन पैराग्राफ लिख रहे होंगे, अगर आप मेन बॉडी में चले जाओगे, जब आप जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में लिखोगे पैराग्राफ में आपके ऐसे में,
तो आप जो भी चीज़ें बता रहे हो ना, उसके लिए आपके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए। ये कोटेशंस बोला गया है, मतलब आपके पास में कुछ बैक करने के लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए। अगर आपने कुछ भी बोला कि भाई ये प्रॉब्लम है, इसका कारण ये है, फिर साथ में कुछ प्रूफ दीजिए। आपने न्यूज़पेपर में कहीं कुछ आर्टिकल पढ़ा होगा, है ना, या फिर कोई रिपोर्ट होगी, गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई होगी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आई होगी। फॉर एग्जाम्पल पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कोई रिपोर्ट आई होगी, या फिर किसी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आएगी, तो उसको आप बैकअप, अपना जो पॉइंट आर्ग्यूमेंट दे रहे हो उसको बैकअप देने के लिए आपको कुछ प्रूफ देने होंगे। ऐसे ही आप कुछ भी लिख के आओगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है ना। तो सामने वाले को आप अपनी बात को विश्वास दिलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रूफ देते हो। तो वही कहा गया है, यू शुड बैकअप योर पॉइंट्स विद वेल एनालाइज्ड कोटेशंस, राइट। एंड एक जो सबसे बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल राइट द वे थ्रू। यानी कि आपका जो पैराग्राफ होगा, आप जो भी ऐसे लिखते हो, उसमें ना ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। आपने कहीं मैगजीन में कुछ पढ़ा था, न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा था, कोई बुक में कुछ पढ़ा था, उसको एज इट इज़ यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करना है। उसमें आपके विचार भी होने चाहिए, आपका एक ओपिनियन दिखना चाहिए कि भाई ठीक है, आप पेपर में पढ़ रहे हो, वहाँ से तो आपको बेसिक फॉर्डर मिलता ही है, लेकिन उसको आप अपने किस तरह से एनालाइज करते हो, अपने शब्दों में किस तरह से रखते हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ फैक्ट की भरमार नहीं करना है, ऐसे में आपको दिखाना है क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है। क्योंकि देखिए, ऐसे में कोई गलत सही नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं होता कि आपने कुछ लिख दिया वो गलत होगा, नहीं। अगर आप कुछ लिख रहे हो, कुछ बता रहे हो, आपके पास कोई क्रिएटिव सॉल्यूशन भी है, कोई प्रॉब्लम जिसके बारे में आप ऐसे लिख रहे हो, तो वो एकदम ओरिजिनल होना चाहिए। उसको लिखिए ना, आप जितना अच्छे से अपने सॉल्यूशन को लिखोगे, फिर उसके साथ में उसको बैकअप करोगे, मैंने जैसे बताया था यहाँ पे, आप प्रूफ्स दोगे, सामने वाले को कन्विंस करोगे, उस पर डिपेंड करेगा आपको कितने अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो बेसिकली जो ऐसे है उसमें आपके आइडियाज एकदम ओरिजिनल होना चाहिए, एंड आउट ऑफ द बॉक्स भी जाके थिंकिंग कीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन दीजिए। सामने वाले को कुछ नया दिखेगा, जब नया दिखेगा तो वो इंप्रेस होगा, उसको भी अच्छा लगेगा, तो आपको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। ना कि अगर आप वही चीज़ जो सब 100 बच्चे वही चीज़ कहीं से एक ही बुक से पढ़ रहे हैं, एक ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वही चीज़ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एग्जाम में, तो ऑब्वियस सी बात है सबको एवरेज मार्क्स मिलते हैं। लेकिन जब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हो, कुछ क्रिएटिव वे में सॉल्यूशन देते हो, कुछ अच्छा लिखते हो, नया लिखते हो, ओरिजिनल लिखते हो, तो सामने वाला काफ़ी इंप्रेस होता है और वो मजबूर हो जाता है आपको अच्छे मार्क्स देने में। तो कोई भी ऐसे, देखिए, ऐसे लिखना कोई बड़ी बात है ही नहीं। हम पूरी लाइफ ऐसे ही लिखते हैं, हम कुछ भी लिखते हैं। जब आप एग्ज़ाम में एक आंसर लिखते थे, जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो वो ऐसे ही तो था, लेकिन हमने उसको एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं दिया, है ना। जब आप एकदम ऐसे लिखने बैठते हो, एक पर्टिकुलर एक उसका फॉर्मेट होता है, हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको फॉलो करते हो, तो जाके फिर वो एक रियली इंप्रेसिव ऐसे बन जाता है, एंड फिर वो आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स फैच करता है, राइट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने देख लिया बेसिकली कि आपको एक सबसे पहले एक प्लान कर लेना है, स्ट्रक्चर बना लेना है, परफेक्ट स्ट्रक्चर बनाना है आपका। ऐसे किस तरह से होगा, इंट्रोडक्शन कैसा होगा, उसमें आप किस पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, सजेशंस कैसे देंगे, प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस करेंगे, आप किस तरह से प्रूफ्स देंगे, देन सॉल्यूशन कैसे देंगे, और फाइनली कंक्लूड कैसे करेंगे, सब आप स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। फिर आपके पास प्रूफ्स होंगे अपने पॉइंट्स को, आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, एंड आपकी जो थिंकिंग है, आपकी राइटिंग स्किल्स, इट शुड बी ओरिजिनल एंड क्रिएटिव। तो ये चीज़ बेसिक एसेंस होता है किसी भी अच्छे ऐसे का। अगर आप ये सब चीज़ें देख के फॉलो करते हैं तो आपका ऐसे बहुत ही इंप्रेसिव होगा। अब हम लोग आगे चल के स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हमको एक अच्छा ऐसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले, फ्रॉम वेयर यू विल प्रिपेयर। अब आपके पास ऐसे लिखने के लिए कंटेंट कहाँ से आएगा, बिकॉज कंटेंट जो होता है ना, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और जो कंटेंट है वो ही आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलाता है ऐसे में। आपका कंटेंट और उसका प्रेजेंटेशन आप किस तरह से करते हो, है ना। तो कंटेंट जो बेसिक चीज़ है, वो आप हर चीज़ इमेजिन नहीं कर सकते, आपको कहीं ना कहीं से रीड करना पड़ता है ना। तो ये रीड भी एक दिन में रीड करके नहीं हो जाएगा, आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ सोर्सेज को पढ़ना होगा। जनरली हम लोग क्या करते हैं, हमको शौक होता है तो हम स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ते ही रहते हैं ना बचपन से, ठीक है, दैट इज़ गुड। वो आपका जो इंग्लिश का लैंग्वेज का पार्ट है उसको तो इम्प्रूव करेगा, लेकिन जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंटेंट चाहिए, उसके लिए आपको अच्छी स्पेसिफिक मैगजीन्स पढ़नी पड़ेंगी। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं, बहुत सारी मैगजीन्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो बच्चे करते हैं वो पढ़ते हैं, है ना। बैंकिंग हो, या फिर स्टेट सर्विसेज हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, या जैसे फिर आप गवर्नमेंट की जो योजना मैगजीन आती है, कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, ठीक है, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू एक मैगजीन आती है। तो इनमें क्या होता है ना, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं उनके ऊपर डीप एनालिसिस आपको पढ़ने को मिलेगी। तो वहां से आपको कंटेंट मिलेगा, हर एक टॉपिक के बारे में आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, उनको याद नहीं करना है, जस्ट आपको पढ़ना है और अब्जॉर्ब करना है। फिर जिस दिन आपको जरूरत पड़ेगी तो आप कुछ रिकॉल कर पाओगे, बेसिक फॉर्डर होगा, फिर उसको आप और इम्प्रोवाइज कर पाओगे। तो अच्छी मैगजीन्स पढ़िए।
ठीक है। नॉन फिक्शन की बुक्स पढ़िए, जो जस्ट स्टोरी वाली बुक्स मत पढ़िए, नॉन फिक्शन वाली जो बुक्स उनको पढ़िए। देन अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स और स्टोरीज को या फिर कोटेशंस होते हैं ना, जब आप बुक्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वहाँ पर कई बार ना एडिटर्स वगैरह अच्छे अच्छे एनेक्डोट्स यानी कि छोटी स्टोरीज देते हैं जिसके हमें कुछ सीख मिलती है, या फिर अच्छी कोटेशंस मिल सकती हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज होती हैं। तो इनको भी पढ़ के कोई एक नोटबुक में नोट डाउन करते रहा कीजिए, सो दैट जब आप कोई अच्छा आपको टॉपिक मिलता है एग्जाम में जिस पे आपको ऐसे लिखना है और उससे रिलेवेंट आपको स्टोरी याद आ जाती है, या फिर एनेक्डोट याद आता है, या फिर कोई कोटेशन आपको याद आती है जो आपने पढ़ी थी, तो उसको आप इंट्रोडक्शन में अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टार्ट देता है ऐसे को, और इंप्रेस कर देता है एग्जामिनर को, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देता है ना, क्योंकि अच्छी स्टार्टिंग हो गई तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे आपको मार्क्स दिला ही देगी। एंड इसके साथ साथ आपको न्यूज़पेपर तो पढ़ने ही है, प्लस न्यूज़पेपर में जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आते हैं, एडिटोरियल्स वगैरह जो सेक्शन होता है ना, एडिटोरियल्स वगैरह, द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल बहुत अच्छा होता है, इंडियन एक्सप्रेस में भी अच्छे एडिटोरियल्स आते हैं। तो उनको पढ़ने से क्या होता है, आपको हर एक फील्ड के एक्सपर्ट लोगों के व्यूज़ पढ़ने को मिलते हैं, और आपको समझ में आता है एक्चुअल जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है, उनके बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या कॉजेज़ हैं, क्यों कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो वो सब चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो ये क्या होगा, जब आप कोई भी टॉपिक लेंगे एग्जाम के लिए ऐसे लिखने को, तो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और यहीं से आप प्रिपेयर करोगे। ऐसा कोई बुक नहीं बनी है दुनिया में कि आपको मैं बुक सजेस्ट करूं कि भाई ये 2-3 बुक पढ़ लो और आप इन्हीं में से ऐसे आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे हमेशा करंट जो रिलेवेंट टॉपिक्स चल रहे होंगे इकोनॉमी में, है ना, आपकी इकोनॉमी में, तो उसमें से टॉपिक्स आएंगे, और वो टॉपिक हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हो सकता है फाइनेंस इकोनॉमिक्स का हो, सोशल सिक्योरिटी का हो, है ना, कोई गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड हो, या फिर कोई भी समाज की कोई प्रॉब्लम है, सोशल इशू है, उस पर हो सकता है। तो इसीलिए कोई पर्टिकुलर बुक ये सब चीज़ें कवर नहीं कर सकती। आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहना है, मैगजीन्स पढ़ते रहना है, अच्छी स्टोरी बुक्स वगैरह पढ़ सकते हो, नॉन फिक्शन की बुक्स पढ़िए। देखिए यहीं से आपको सब फोल्डर मिल जाएगा, यहीं से आपको ऐसे के लिए कंटेंट मिलने लगेगा। तो सबसे पहले आपको जो कंटेंट का जो इशू होता है ना, वो ये इन सब सोर्सेज से कवर कर लेना है, राइट। मूविंग टू स्टेप 2, आपका लैंग्वेज और एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। देखिए लैंग्वेज इन ऐसे मस्ट बी सिंपल, एकदम सिंपल और क्लियर होना चाहिए, विथ एज लिटिल जार्गन एज पॉसिबल। यानी जार्गन मतलब क्या होता है, जो बहुत हाई फाई टेक्निकल वर्ड्स होते हैं ना, उनको जार्गन कहा जाता है। तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमारे ऐसे में हमने बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज़ कर लिए, बहुत टेक्निकल जार्गन्स यूज़ कर लिए, ऐसा दिखाया कि भाई हमारी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही अच्छी है, हम कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज और सेंटेंसेस लिख सकते हैं, तो उससे शायद हमको मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ऐसा लोगों को लगता है। बट दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। ओके, ये गलत सोच है, गलत थिंकिंग है। इससे आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इससे अच्छा ऐसे लिखने के बावजूद आपको कम मार्क्स मिल सकते हैं। देयर आर मोर चांसेस ऑफ दिस। वाई? बिकॉज जब आपका ऐसे चेक होता है, एग्जामिनर चेक करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी, उसकी वोकेबलरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, है ना। कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो पेपर चेक करते हैं, अगर आप ऑफलाइन वाले देखो, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार कोई इंग्लिश का ही एक्सपर्ट चेक कर रहा होगा, है ना। वहाँ पे एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, वो चेक कर रहे होते हैं। अगर आपने बहुत अच्छा हाईफाई लैंग्वेज वाला ऐसे लिख दिया, बहुत टेक्निकल जार्गन्स यूज़ किए, लेकिन सामने वाले को समझ में नहीं आ रहे हैं, तो क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं, आपको उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेगा। इसीलिए आपका जो ऐसे है, उसकी जो लैंग्वेज है, इट शुड बी वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर, टू द पॉइंट लैंग्वेज होगी, जो पढ़ के समझने में आसानी होगी, छोटे छोटे सेंटेंस होंगे, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा एज़ कम्पेयर टू हाईली टेक्निकल जार्गन्स का अगर आप यूज़ करते हो। तो इसीलिए आपको आपका जो ऐसे है वो सिंपल और टू द पॉइंट क्लियर लैंग्वेज में छोटे छोटे सेंटेंसेस के साथ लिखना है ना। क्लियर राइटिंग इज़ क्लियर थिंकिंग। अगर आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिख रहे हो, फिर घुमा फिरा के कुछ और लिख रहे हो, फिर घुमा फिरा के वही लिख रहे हो, इससे क्या समझता है कि आप कंफ्यूज हो। इसलिए आपको क्या करना है, क्लियर राइटिंग पे फोकस करना है, टू द पॉइंट लिखना है। इससे समझ में आता है कि आपके थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर है, यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव नो डाउट, नो कन्फ्यूजन। आप एकदम क्लियर वे में सोचते हो, ये दिखता है आपके सेंटेंसेस से। सो कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट एंड पावरफुल। छोटे सेंटेंसेस लिखिए, छोटे सेंटेंस टू द पॉइंट लिख दिए, क्योंकि जो छोटा सेंटेंस होगा, टू द पॉइंट होगा, सिंपल अच्छे वर्ड के साथ होगा, वो बहुत पावरफुल बन जाता है, क्योंकि उसका मीनिंग सामने वाले को समझ में आता है, उसका इम्पैक्ट आता है फिर, है ना। तो इसीलिए आपके सेंटेंस छोटे हों लेकिन पावरफुल हों। पावरफुल कब होंगे? जब वो छोटे होंगे, सिंपल और क्रिस्टल क्लियर होंगे, सामने वाले को मतलब समझेगा, तो उसका इम्पैक्ट आएगा, देन यू विल सी द पावर ऑफ योर सेंटेंसेस, है ना। तो इसीलिए लैंग्वेज जो है, इट शुड बी सिंपल, क्लियर, टू द पॉइंट। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट।
वोकेबलरी। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो वोकेबलरी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, हमें बहुत सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी जाके हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, हमको डेली याद करने चाहिए बहुत सारे वर्ड्स। बट ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप बहुत सारे वर्ड्स डेली बेसिस पे याद करें और एग्जाम के टाइम पे उसको रिप्रोड्यूस कर सकें, बिकॉज वोकेबलरी जो है वो 1 या 2 दिन में डेवलप नहीं होती है। ये डे टू डे जो आपका लाइफ में आप जिस तरह से वर्ड्स यूज़ करते हो उसी से वोकेबलरी डेवलप हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आप डे टू डे बेसिस पे अच्छे मैगजीन्स पढ़ें, अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ें, अच्छे आर्टिकल्स पढ़ें, और जब आपको वहाँ से कोई नया वर्ड मिलता है सॉरी, तो उसको नोट डाउन कर लें कहीं पे एंड फिर उसका इस्तेमाल करें, है ना। सो देयर इज़ नो नीड टू मेमोराइज कॉम्प्लेक्स वर्ड्स फॉर राइटिंग अ गुड ऐसे, नो नीड, एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली कि आप इतने सारे वर्ड्स यूज़ कर लेंगे और ऐसे लिखते समय उनको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। नहीं, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज़ आएगा वो आपको जब आप लिखोगे ऐसे तभी समझ में आएगा। तो उसके लिए आप रैंडमली डेली बेसिस पे बुक्स पढ़िए, न्यूज़पेपर्स पढ़िए, और नए वर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो उनको कहीं नोट डाउन कीजिए, उनका मीनिंग देखिए, फिर आप नेक्स्ट टाइम ऐसे लिखते हैं, अगर आपको वो वर्ड यूजफुल लगता है वहाँ यूज़ कीजिए, उसी से आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती चली जाएगी, है ना। सो एन ओकेजनल यूज ऑफ अ पावरफुल वर्ड और अ गुड फ्रेज इज ओके। देखिए, हमको बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, टेक्निकल जर्गन्स यूज़ नहीं करने हैं, बहुत हाई फाई डिफिकल्ट वर्ड यूज़ नहीं करने, लेकिन ओकेजनली कभी कभार अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा किसी की इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करना है किसी पॉइंट की, तब आप वहाँ पे एक पावरफुल वर्ड, कोई टेक्निकल वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर कोई अच्छा फ्रेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन ओकेजनली होना चाहिए। मतलब ये नहीं आपने भर दिया पूरा टेक्निकल वर्ड से, ऐसा नहीं। कभी कभी कोई पॉइंट ऐसा होता है कि जहाँ पे ज़रूरत होती है उस पॉइंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की, तब उसको एम्फेसाइज करने के लिए आप अच्छा कोई वर्ड यूज़ कर सकते हो या कोई फ्रेज यूज़ कर सकते हो, लेकिन ओकेजनली, है ना। एंड द बेस्ट वे टू बिल्ड योर वोकेबलरी इज बाय रीडिंग नॉन फिक्शन एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। नॉन फिक्शनल बुक्स पढ़िए, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़िए, एंड एक डायरी मेंटेन कीजिए। जब आप नया वर्ड एनकाउंटर करते हो तो उसको वहाँ नोट डाउन कीजिए, उसका मीनिंग लिख लीजिए, एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप फिर से वही वर्ड यूज़ एनकाउंटर करते हो कहीं पढ़ते समय, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका मीनिंग क्या था, बिकॉज आपने उसको कहीं नोट डाउन किया था, है ना। उसको आप वो डायरी को वीकली मंथली एक बार रिवाइज करते रहिए। इस तरह से आपकी वोकेबलरी डेवलप हो जाएगी। एंड फिर से मैं बता दूं कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको डिक्शनरीज वगैरह पूरी याद करने की। आप जब डेली बेसिस पे रीडिंग करोगे, ऑटोमेटिकली योर वोकेबलरी विल इम्प्रूव, राइट। तो ये हो गया स्टेप 3। कमिंग टू स्टेप 4, प्लान योर ऐसे एंड स्ट्रक्चर इट। देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप एक ऐसे लिखना स्टार्ट कर रहे हो तो बस आपने टॉपिक पढ़ लिया और तुरंत लिखना स्टार्ट कर दिया, ये गलत तरीका है। आपको प्लान करना होता है, अच्छा प्लानिंग करके ही जाना है। तो प्लानिंग मतलब क्या है कि आपका ऐसे जो होता है, सबसे पहला पार्ट क्या होता है उसका, इंट्रोडक्शन। आपका ऐसे जब स्टार्ट होगा तो जो सबसे पहला पार्ट होता है वो इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद में जाके फिर मेन बॉडी बोलते हैं ना जो ऐसे की, वो होती है। कभी भी डायरेक्टली आप लिखना स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले एक अच्छा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में मेन बॉडी होगी। इसके अंदर हो सकता है आप 2 से 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं, ठीक है, 2 से 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं मेन बॉडी में। उसके बाद में फिर आपका फाइनली, तो देखिए लास्ट में जाके जो पार्ट आता है दैट इज़ कंक्लूजन। छोटा सा पैराग्राफ होता है कंक्लूजन का, एंडिंग का। उसके पहले आप एक मैं बोलूँगा इसको प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आप मेन बॉडी डिज़ाइन करो। तो मेन बॉडी के लिए क्या करोगे, आप अलग अलग पॉइंट्स लिख लोगे। पॉइंट 1 मैं इसको मेन बॉडी में डालूंगा, ये रफ वर्क है, ठीक है ना। पॉइंट 2 कुछ भी आपको जो भी याद आता है फटाफट उसको शॉर्ट में लिख लीजिए। पॉइंट 3 नंबर ऑफ पॉइंट जितना लिखना है। उसके बाद में ये जो प्री कंक्लूडिंग पैराग्राफ बोल रहा हूँ, इसमें क्या होगा, इसमें आप दे सकते हो कि प्रॉब्लम, जो आपने प्रॉब्लम्स थी वो सब यहाँ पे आ गई, आपने यहाँ पे प्रॉब्लम्स भी इंक्लूड कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, कुछ सजेशंस दे दोगे, क्रिएटिव सजेशंस। हो सकता है वो आपको रियल लाइफ में सही ना लग रही हो, फिर भी आप दीजिए जो आपको सही लगता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कीजिए और कुछ क्रिएटिव सजेशंस दीजिए। उसके बाद में फिर फाइनली कंक्लूड कीजिए आपका ऐसे। तो इस तरह से अगर आप प्लान करते हो, लिखते हो, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और एग्जामिनर को मजबूर हो जाता है, कर देता है आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए। तो इस तरह से आपको अच्छा ऐसे प्लान कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ टू डू ट्रांजिशन स्मूथली फ्रॉम वन पैराग्राफ टू नेक्स्ट। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप मेन बॉडी में आ गए, अब आपको मैंने यहाँ पे बताया था ये आपका मेन बॉडी है, ठीक है। तो इसमें 2, 3, 4 पैराग्राफ भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट ऑफ द पर्टिकुलर एग्जाम यू आर गिविंग, ठीक है। तो अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 या 3 पैराग्राफ लिखना है मेन बॉडी में, तो ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए, एक पैराग्राफ से आप दूसरे पैराग्राफ पे कैसे मूव करोगे कि ऐसा पढ़ने वाले को न लगे कि भाई अरे एकदम से मेरी लिंक ब्रेक हो रही है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगना चाहिए ना, तभी तो स्मूथली ट्रांजिशन होगा। सामने वाले को ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ नया पढ़ने लगा अचानक से, मैंने वो क्या पढ़ रहा था, टॉपिक कहाँ रह गया, मैं कुछ और पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सब कुछ एक दूसरे से लिंक दिखना चाहिए। सो
किस तरह से आप ट्रांजिट कर सकते हो एक पैराग्राफ से दूसरे में? 2-3 तरीके हैं। फर्स्ट है थ्रू अ लिंक सेंटेंस एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ, यानी एक पैराग्राफ आप लिख रहे हो, उसके एंड में आप एक ऐसा सेंटेंस लिखो जो कि नेक्स्ट पैराग्राफ से लिंक कराता है। देखिए कैसे। At the end of a paragraph, you write a sentence that signals to the examiner what's coming next. अभी next देखिए, जैसे आपने एक पैराग्राफ लिखा, ये पैराग्राफ 1 है, तो इसका जो लास्ट लाइन होगी उसमें कुछ ऐसा लिखिए जो कि पैराग्राफ 2 के बारे में कुछ बताती है। फिर जब पैराग्राफ 2 पढ़ेंगे तो इससे उसका लिंक हो जाएगा। फिर इसकी जो लास्ट लाइन होगी वो पैराग्राफ 3 के बारे में कुछ बताती है, तो पैराग्राफ 3 में वो पॉइंट आप डिटेल में लिखोगे तो वो यहाँ पे लिंक हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, लेट्स से यू हैव जस्ट रिटन अ पैराग्राफ अबाउट द 3 पोस्ट बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू जॉब्स, यानी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके द्वारा जो जॉब्स के लिए थ्रेट आ रही है, आपने उसके बारे में कहीं पढ़ा है, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखा। एट द एंड ऑफ दैट पैराग्राफ यू कैन राइट अ लिंक सेंटेंस। अब यहाँ पे लिंक सेंटेंस क्या लिख सकते हो? फर्दर वी मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोजेस मेजर चैलेंज नॉट जस्ट इकोनॉमिकली बट ऑल्सो एथिकली। एंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ यू कैन राइट अबाउट द एथिकल इशूज कंसर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जॉब्स के लिए जो थ्रेट आता है उस पर एक पैराग्राफ लिख दिया। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखने वाले हो? एथिकल इशूज कंसर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसके लिए आप एक लाइन लिख सकते हो पहले वाले पैराग्राफ में, लास्ट में क्या? फर्दर वी मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोजेस अ मेजर चैलेंज नॉट जस्ट इकोनॉमिकली बट ऑल्सो एथिकली। अब आप नेक्स्ट पैराग्राफ में एथिकल इशूज पे लिखोगे तो यहाँ से ये कनेक्ट हो जाएगा, है ना। इसी को बोलते हैं लिंकिंग थ्रू अ सेंटेंस एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। तो इस तरह से आप पैराग्राफ्स को लिंक कर सकते हो। और एक तरीका क्या है? थ्रू अ क्वेश्चन। कैसे करना है? देखिए, इंस्टेड ऑफ अ लिंक सेंटेंस यू कैन ऑल्सो एड अ क्वेश्चन एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ सो दैट एग्जामिनर्स अटेंशन इज हेल्पलेसली कैरिड टू द नेक्स्ट। यानी आप एक पैराग्राफ लिख रहे हो, उसके एंड में आप क्या करोगे? एक क्वेश्चन डाल दो, पूछ दोगे, तो ये क्वेश्चन के आंसर ढूंढने के लिए उसको नेक्स्ट पैराग्राफ में आप आंसर दोगे तो वहाँ तक जाना पड़ेगा। सो टू टेक द सिमिलर एग्जाम्पल एज अबाउ, द क्वेश्चन कैन बी समथिंग लाइक, जैसे अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल देखा तो उसी में दिखा रहे हैं यहाँ पे, दस वी हैव एग्जामिन्ड द थ्रेट posed by artificial intelligence to our economy, but what about the challenges brought by artificial intelligence to our ethics and morals। देखिए, अभी हमने क्या किया, जो पैराग्राफ 1 लिखा था इसमें हमने थ्रेट्स देख लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमारे जॉब्स को, इकोनॉमी में। लेकिन अभी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट अबाउट द चैलेंजेस ब्रॉट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू अवर एथिक्स, है ना। तो एथिक्स की फील्ड में क्या चैलेंज आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, ये क्वेश्चन पूछा। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में आप क्या करोगे? वो चैलेंजेस पे आप डिस्कस करोगे, तो यहाँ से क्वेश्चन और यहाँ पे आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वे क्या है? सिग्नलिंग द शिफ्ट एट द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ की स्टार्टिंग में ही आपको कुछ इंडिकेट करना है कि चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हियर यू कैन सिंपली एड अ वर्ड और टू एट द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ दैट सिग्नल्स अ शिफ्ट इन योर सब टॉपिक। यानी कि आपको क्या करना है, आपने पैराग्राफ 1 कुछ लिखा, आप पैराग्राफ 2 में कुछ और टॉपिक पे लिख रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में ही वो चेंज के बारे में सिग्नल देना है। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल इन एन एसे ऑन ग्लोबलाइजेशन, अगर ग्लोबलाइजेशन पे आप कुछ ऐसे लिखते हो, लेट्स से यू हैव जस्ट रिटन अ पैराग्राफ अबाउट इट्स हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड इम्पैक्ट। ठीक है, आपने पैराग्राफ 1 में क्या लिख दिया? जो ग्लोबलाइजेशन है उसका हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, आपने पैराग्राफ 1 में लिख दिया। नाउ यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट पैराग्राफ विथ समथिंग लाइक, पॉलिटिकली टू ग्लोबलाइजेशन हैज़ हैड अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट। अब आप क्या करोगे? आपने हिस्टोरिकल पॉइंट यहाँ पे कवर किया, अब आपको पॉलिटिकल बातें करनी है, ठीक है, तो ये अलग सब पॉइंट होगा पॉलिटिकल। तो कैसे आप स्टार्ट करोगे? पॉलिटिकली टू ग्लोबलाइजेशन हैज़ हैड अ ट्रिमेंडस इम्पैक्ट, यानी कि पॉलिटिकली भी ग्लोबलाइजेशन का हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। फिर आप पॉलिटिकल उसके जो व्यू पॉइंट्स होंगे आप वो लिख सकते हो। सो दिस वे द एग्जामिनर इमीडिएटली नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट, मतलब अब उसको समझ में आएगा एग्जामिनर को कि आप अब ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिटिकल साइड है वो डिस्क्राइब करने वाले हो। तो इस तरह से भी आप ट्रांजिशन को स्मूथली एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ तक लेके जा सकते हो और सब चीज़ों को लिंक रख सकते हो, तो किसी को ऐसा नहीं लगेगा कि यार टॉपिक क्या था और मैं क्या पढ़ रहा हूँ, बच्चे ने क्या लिखा है ना। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड वेरी नाइस वेज ऑफ ट्रांजिटिंग फ्रॉम वन पैराग्राफ टू सेकेंड पैराग्राफ स्मूथली, राइट। चलिए अब देखिए अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं। अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था, एक ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन आता है। तो अच्छा इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है? सो सम ऑफ द टिप्स देखिए क्या क्या है। अ फिक्शियस इंसिडेंट और स्टोरी वेयर यू इंट्रोड्यूस अ कैरेक्टर,
यानी कि अगर आपका टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आप एक स्टोरी डाल सकते हो उससे रिलेवेंट, ये हमेशा याद रखना कि आपके टॉपिक से रिलेवेंट अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई इंसिडेंट है, तो वो आप यूज़ कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर ऐसे। लेकिन वो आपका जो टॉपिक होगा वो डिसाइड करेगा कि उसके लिए वो रिलेवेंट है कि नहीं, ठीक है ना। तो आप अगर आपके पास कोई स्टोरी है, कोई एनेक्डोट है, कोई इंसिडेंट है जो कि आपके ऐसे से टॉपिक से मिलता जुलता है, तो आप उसको वहाँ यूज़ कर सकते हो एज इंट्रोडक्शन। या फिर कोई रियल लाइफ एनेक्डोट भी यूज़ कर सकते हो। एनेक्डोट मतलब क्या है, छोटी सी स्टोरी जिससे कुछ सीख मिलती है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई कोट अगर आपके पास है, जो बड़े बड़े थिंकर्स हैं उनके कोट्स मिलते हैं, है ना, आप बुक्स पढ़ते हो, मैगजीन्स में कई बार होंगे, तो उनको नोट डाउन कीजिए और रिलेवेंट कोट को आप भी यूज़ कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। या फिर अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ द वर्ड्स इन द क्वेश्चन नॉट रिकमेंडेड इन ऐसे जनरली। देखिए, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है इनमें से, आपके पास कोई इंसिडेंट नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है, कोई एनेक्डोट नहीं है, कोई कोट नहीं है, तो सिंपली आप क्या करोगे, जो आपका टॉपिक है ना उसको ही सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर दो क्या होता है। क्योंकि देखिए इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें होंगी तो बेस्ट होगा, लेकिन कुछ नहीं है, कहा गया ना यहाँ पे नॉट रिकमेंडेड। अब रिकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है, तो कुछ नहीं है तो चलो भाई जो टॉपिक है उसको ही सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर दो, उससे आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपके पास में इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तब, अदरवाइज इनको ही आपको फॉलो करना है। कुछ नहीं है तो फिर इसके ऊपर आप आ सकते हो। तो इस तरह से आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे सकते हो। देन डेवलपिंग द मेन कंटेंट। अब देखिए आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब आप मेन बॉडी के ऊपर आ जाओ। इसके अंदर आप बहुत सारे पैराग्राफ 1, 2, 3 एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जाम, और आपका वर्ड लिमिट कितना बोलता है उसके हिसाब से आप मेन बॉडी को डिज़ाइन कर सकते हो। अब देखिए इसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं कि मेन बॉडी को में क्या लिखना है, किस तरह उस टॉपिक के बारे में क्या लिखना है, ये कैसे डिसाइड करें। तो वो आपको देखना है कि आपका जो टॉपिक है वो किस तरह का है, ठीक है, जो टॉपिक है वो किस तरह का है, तो उसके हिसाब से आप अलग अलग वेज होते हैं, अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिससे आप मेन कंटेंट डेवलप करते हो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक तरीका होता है टेम्पोरल मतलब टाइम सीक्वेंस के हिसाब से चलना। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की बात करूँ, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, अगर ये टॉपिक दिया होता है आपको ऐसे के लिए एग्जाम में, तो इसको आप टेम्पोरल जो तरीका है इससे भी आप डेवलप कर सकते हो उसका मेन कंटेंट। कैसे कि आप पास्ट के बारे में बता सकते हो कि पास्ट में ग्लोबलाइजेशन किस तरह से आया दुनिया में, है ना, ग्लोबलाइजेशन सबसे पहले कौन से साल में इंट्रोड्यूस, उसकी हिस्ट्री, मतलब मेरा कहने का मतलब है आप उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा यहाँ पे डाल सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ, कब इंट्रोड्यूस हुआ, सबसे पहले कौन सी कंट्रीज़ में इसको इंट्रोड्यूस किया गया ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या हुए उन कंट्रीज़ में, उसके बेनिफिट्स क्या दिखे, अब प्रेजेंट में ग्लोबलाइजेशन का क्या स्टेटस चल रहा है, क्या बढ़ रहा है, या फिर अब कंट्रीज़ ग्लोबलाइज नहीं होना चाह रही है, होना चाह रही है, या फिर फ्यूचर में इसका फ्यूचर कैसा है, ग्लोबलाइजेशन से क्या फ़ायदे होंगे, या फिर अब आगे चल के कंट्रीज इसको वापस इससे दूर जाना चाहती हैं। तो इस तरह से आप इस टॉपिक पे मेन कंटेंट डेवलप कर सकते हो। तो ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें कब होंगी, ये अकॉर्डिंग टू द टॉपिक होगा कि आपका टॉपिक कैसा है, उसके रिगार्डिंग आपके पास में कौन कौन से पॉइंट्स अवेलेबल हैं। अभी ग्लोबलाइजेशन था तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास पास्ट भी है, हम प्रेजेंट में भी देख रहे हैं, और फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में आप फ्यूचर में कैसा होगा ये टॉपिक का सीनेरियो हमारी वर्ल्ड में, तो हम बता सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर टेम्पोरल आपको सजेस्ट किया। अभी और एक तरीका होता है सेक्टोरल मतलब देखिए अलग अलग सेक्टर्स में उस टॉपिक से रिलेटेड क्या इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल मीडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये अलग अलग सेक्टर्स हो गए। कोई टॉपिक आपके पास ऐसा आता है जो अलग अलग सेक्टर्स को इम्पैक्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक का इम्पैक्ट अलग अलग सेक्टर्स पे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो मीडिया में भी जा सकता है, ठीक है, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो है ही, बिज़नेस को भी कहीं ना कहीं देखिए इफेक्ट करता है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम हमारे बिजनेस को और ज़्यादा स्केल अप कर सकते हैं बड़ी अच्छी स्पीड से। स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन आ सकता है। रिलीजन का मुझे नहीं मालूम, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तो नहीं हो सकते, जितने हम कवर कर सकते हैं वो बता रहा हूँ। पॉलिटिक्स में देखिए, मार्केटिंग में कर सकते हैं इनकी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ अगर ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक पुलिस होती है, तो वो कहीं वहाँ पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है ना, तो ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ होता है। यानी कि कोई टॉपिक अगर आपको दिख रहा है कि अलग अलग सेक्टर्स में यूज़ कर सकते हैं, उसमें इसका इम्पैक्ट आते हैं, तो ये जो सेक्टोरल वाला जो तरीका होता है उससे भी आप मेन कंटेंट को डेवलप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद में डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में जो आपका टॉपिक है उसका इम्पैक्ट डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में है कि नहीं, है ना, जैसे इंडिविजुअल, फैमिली, प्रोफेशनल, वर्क प्लेस, सोसाइटी, कम्युनिटी, नेशनल, ग्लोबल। अब फॉर एग्जांपल योगा, ठीक है, अगर योगा आपका टॉपिक है तो योगा का इम्पैक्ट देखिए इंडिविजुअल के ऊपर क्या होता है,
फैमिली में क्या होता है, प्रोफेशनल वर्क स्पेस पे योगा एंड मेडिटेशन का इम्पैक्ट क्या है, सोसाइटी के ऊपर क्या है, कम्युनिटी के ऊपर क्या है, नेशनल लेवल पर क्या है, ग्लोबल लेवल पर क्या है। तो हर जगह पे योगा एंड मेडिटेशन का इम्पैक्ट होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडिविजुअल योगा एंड मेडिटेशन फॉलो करता है तो उसकी खुद की हेल्थ अच्छी होगी, है ना, वो पीसफुल होगा, उसकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी, फैमिली में भी सब लोग हेल्दी होंगे अगर सब लोग कर रहे हैं, प्रोफेशनली भी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, सोसाइटी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शांत होगी, लोगों के अंदर में स्ट्रेस बियर करने की कैपेसिटी होगी, कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी, नेशनल लेवल पे भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, ग्लोबल लेवल पे भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी। तो ये जो इसका इम्पैक्ट है टॉपिक का, ये सभी वॉक्स ऑफ लाइफ में देखने को मिलता है। तो आप इन सब सेक्टर्स में भी अलग अलग पैराग्राफ लिख के अपने मेन जो बॉडी है कंटेंट की डेवलप कर सकते हैं। इसी तरह से एक अप्रोच होती है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन अप्रोच। इसमें क्या होता है, आपका जो टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट पहले डिफाइन करो, ठीक है, हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कोई प्रॉब्लम वाले ऐसा कुछ टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल एयर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आज से अगर 150 साल पुराने जाओ तो तब उतना एयर पोल्यूशन नहीं था, लेकिन क्यों स्टार्ट हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, उसका इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, है ना। तो इसका जो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन कैसे हो वो आप लिख सकते हो। आज का स्टेटस क्या है, आज किस लेवल पे एयर पोल्यूशन हो रहा है, क्या क्या कारण है, क्या क्या रीजंस है ना, आप रीजंस लिख सकते हो, ठीक है। और क्या क्या प्रॉब्लम होती है एयर पोल्यूशन से, क्या क्या बीमारियां होती है, क्या क्या दिक्कत होती है, वो सब लिख सकते हो, ठीक है। और आप सॉल्यूशंस लिख सकते हो, जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेज पे जाना हमको यूज़ करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या है ये लिख सकते हो, फ्यूचर क्या है ये सब लिख सकते हो। तो एक प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन अप्रोच लिख सकते हो अगर आपका टॉपिक अलाउ करता है। सिमिलरली स्टैंडर्ड एक अप्रोच क्या है, सोशल इंप्लीकेशन क्या हो रहे हैं आपके टॉपिक के, पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है, इकोनॉमिकल क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, इंटरनेशनल क्या है, एनवायरमेंटल क्या है, हिस्टोरिकल क्या है, साइंटिफिक क्या है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस क्या है, लीगल इंप्लीकेशंस क्या है। यानी कोई टॉपिक है उसके अलग अलग इंप्लीकेशंस अलग अलग फील्ड में क्या आ रहे हैं, अगर आपको ये सब पता है तो आप ये अप्रोच यूज़ करके भी आप मेन कंटेंट की बॉडी डेवलप कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा अप्रोच होता है कोई भी ऐसे की मेन बॉडी को डेवलप करने का। तो ये मैंने आपको अलग अलग अप्रोच दिखाए, आप इनमें से जो भी अप्रोच आपको सुटेबल लगती है आप उसको चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक एंड अपनी जो कंटेंट है मेन बॉडी का उसको डेवलप कर सकते हो, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट, सब्सटेंशिएटिंग योर आर्ग्यूमेंट्स। आप जो भी लिख रहे हो जिस भी पैसेज में, तो उसको प्रूव भी करना पड़ेगा ना, सिर्फ बोलने से चीज़ें मानी नहीं जाएगी। सामने वाला पढ़ेगा फिर वो बोलेगा ये लेकिन मैं कैसे मान लूँ, है ना। तो उसके लिए क्या है, इन द मेन बॉडी ऑफ द एसे ईच पैरा मस्ट हैव एन आर्ग्यूमेंट और एन आइडिया एंड अ रीजनिंग टू बैक दैट आर्ग्यूमेंट। यानी कि आपने जो भी लिखा है उसके पीछे एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कोई आइडिया होना चाहिए, या रिसेंटली कोई घटना घटी आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, या फिर कोई रिपोर्ट आई किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, कोई रिपोर्ट है, कुछ फाइंडिंग्स हैं, तो वो दीजिए आपने जो आपने आर्ग्यूमेंट दिया उसको बैकअप करने के लिए। तो उससे क्या होगा, आपकी बात में दम आएगा, सामने वाला भरोसा करेगा जो उसको पढ़ रहा है। यू कैन सब्सटेंशिएट इट थ्रू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑल्सो, अ स्टैटिस्टिक, आपने कुछ फिगर्स पढ़े है ना, इतना GDP ग्रोथ हो रहा है इसके कारण, तो वो लिख सकते हो, कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल दे सकते हो। एन ऑथेंटिक कमिटी और ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट जो मैंने बताया ये सब दे सकते हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स एग्जांपल्स, एक्सपर्ट ओपिनियंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर क्रूशियल एंड दे मेक योर आर्ग्यूमेंट्स और अथॉरिटेटिव। यानी कि अगर आप स्टैटिस्टिक्स देते हो, एग्जांपल्स देते हो, स्टोरीज देते हो, या फिर किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन देते हो, या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ ऐसा प्रोविज़न आया है, अभी गवर्नमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं, कोई प्रोविज़न कर दिया, तो उसका भी एग्जाम्पल दे सकते हो अपनी बात को प्रूव करने के लिए। तो इससे क्या होगा, आपकी जो आपका जो पैसेज होगा वो काफ़ी अथॉरिटेटिव लगेगा, और लगेगा सामने वाले को, पढ़ने वाले को, कि आपको आपके जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसमें कमांड है, यू हैव इन डेप्थ नॉलेज इन द टॉपिक यू आर राइटिंग योर एसे, है ना। तो इस तरह से आप अपने जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हो, प्रूफ दे सकते हो, राइट। एंड फाइनली यू नीड टू राइट अ गुड कंक्लूजन। अब कंक्लूजन कैसा होता है, देखिए कंक्लूजन नीड्स टू बी ऑन फ्यूचरिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक नोट। कभी भी देखिए कोई भी टॉपिक हो, जब आप कंक्लूड करते हो तो इट शुड बी ऑप्टिमिस्टिक, आपको पॉजिटिवली कंक्लूड करना है। भले ही टॉपिक कितना भी नेगेटिव रहा हो, लेकिन आपको फ्यूचर में अच्छी संभावनाओं के साथ में ऐसे दिखाना है कि इसमें हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं, ये सजेशन देते हुए एक फ्यूचर में अच्छे ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एंड करना है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव बोलते हुए जाना है। आपको नेगेटिविटी नहीं दिखानी है, आपको वहाँ पे पॉजिटिव वे में एंड करना है। यू नीड टू समराइज द कंप्लीट एसे इन 3 to 4 सेंटेंसेस। बस कंक्लूजन जो है बहुत बड़ा लिखते नहीं है, 3 to 4 सेंटेंसेस में आपको कंप्लीट ऐसे को समराइज कर देना है। आफ्टर विच यू कैन राइट योर विजन फॉर फ्यूचर। यानी 3 से 4 सेंटेंसेस में आपने समराइज कर दिया, आपने जो भी ऐसे में लिखा बोला था, एंड उसके बाद में एक छोटा सा आपका विजन लिख सकते हो फ्यूचर के लिए, ऑप्टिमिस्टिकली पॉजिटिव वे में, ठीक है। सो सपोज इन योर इंट्रोडक्शन इफ यू हैड रिटन अबाउट अ फिक्शियस कैरेक्टर, देन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू एंड योर राइट अप विद अ रेफरेंस टू दैट कैरेक्टर, इट गिव्स अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस टू द एसे। मतलब ये है कि आपने
इंट्रोडक्शन में जो भी लिखा था, आपके ऐसे के इंट्रोडक्शन में जो भी लिखा था, फिर आप बाद में मेन बॉडी में आए, उसके बाद में फाइनली आप कंक्लूड कर रहे हो, है ना। तो जो आपका कंक्लूजन है उसमें कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन का रेफरेंस आना चाहिए। आपने इंट्रोडक्शन में जो भी बोला उसको कंक्लूड करते समय उसका रेफरेंस दे दो, सो दैट सब पढ़ने वाले को समझ में आएगा, अच्छा पूरा सम अप कर दिया है आपने, पूरे ऐसे में जो भी लिखा था उसको 2-3 लाइन में आपने समराइज़ किया और इंट्रोडक्शन के साथ में रेफरेंस देके एक फ्यूचरिस्टिक नोट पे उसको एंड किया। तो इससे क्या होगा, इट विल गिव अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस टू दी ऐसे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कंक्लूजन में मैंने 2-3 लाइन लिख दी और उसमें अपना फ्यूचरिस्टिक नोट दिया, नहीं, साथ में आपको इंट्रोडक्शन को भी रेफरेंस देना है, क्योंकि जहाँ से आपने शुरुआत की थी ना उसको वापस लाना है और एंड में मिला देना है। तो मैंने यहाँ पे पूरी कहानी खत्म कर दी। इस तरह से आपको छोटा सा, मैं बोलूँगा 5 to 6 लाइन्स में आपका पूरा कंक्लूजन खत्म होना चाहिए, राइट। तो ये हमने देखे पूरे स्टेप्स एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए, किस तरह से अच्छा ऐसे लिखा जाता है, क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किस तरह से मेन बॉडी को डेवलप किया जाता है, इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, और जो बीच के मेन बॉडी के पैराग्राफ्स होंगे उनको किस तरह से एक दूसरे से लिंक करना है, हमने सब चीज़ें डिस्कस कर ली। इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए ये भी डिस्कस कर लिया है ना। तो आई थिंक सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। अब कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि व्हाट यू शुड अवॉइड इन एन एसे। अब देखिए हमने जो जो करना चाहिए वो बात कर ली, लेकिन क्या नहीं करना है, मस्ट अवॉइड, जो कभी भी नहीं करना है ऐसे लिखते समय। सबसे पहली बात, डू नॉट फोकस एक्सेसिवली ओनली ऑन वन पॉइंट और वन डायमेंशंस, है ना। योर ऐसे नीड्स टू बी एक्सपांसिव एंड मल्टी डायमेंशनल। यानी कि देखिए कई बार क्या होता है ना, हमको कोई एक चीज़, एक टॉपिक दिया उसके बारे में कोई एक एस्पेक्ट बहुत पता होता है। फॉर एग्जांपल हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छा पता होता है उस टॉपिक का, या फिर हमको पॉलिटिकल एस्पेक्ट अच्छा से पता होता है, तो हम क्या करते हैं ना, बहुत ज़्यादा वही टॉपिक वही एस्पेक्ट पे लिखते चले जाते हैं, क्योंकि हमको उसके बारे में ज़्यादा पता था। लेकिन ऐसा नहीं है ना, हमको ऐसे अगर लिखना है, कोई टॉपिक दिया है तो होलिस्टिकली उसके हर एक एस्पेक्ट को टच करना है। पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, हिस्टोरिकल हो सकता है, फ्यूचरिस्टिक एस्पेक्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, हेल्थ सेक्टर में क्या है, हमको सब पॉइंट्स को कवर करना है। मुझे केवल पॉलिटिकल पता है या फिर मुझे हिस्टोरिकल पता है तो मैं वही ज़्यादा लिखूंगा ना, तो उससे क्या फ़ायदा, बाकी सब एस्पेक्ट्स को मैं टच भी नहीं कर पाऊंगा, तो ये अच्छे मार्क्स नहीं देगा। इसलिए आपको सभी एस्पेक्ट्स को टच करना है। दूसरी बात, अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस। छोटे छोटे सेंटेंस लिखने हैं, टू द पॉइंट सेंटेंस लिखने हैं। लंबे सेंटेंस लिखने से क्या होगा, सामने वाले को भी समझने में दिक्कत होगी, आपको कम मार्क्स मिलेंगे। इसलिए अवॉइड लॉन्ग सेंटेंसेस। लैंग्वेज इन ऐसे मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर विथ एज लिटिल जार्गन एज पॉसिबल। यानी कि आपको जो टेक्निकल जार्गन्स है वो एकदम अवॉइड करने हैं मैक्सिमम लेवल पे, है ना। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी है। मेक श्योर दैट यू राइट व्हाट इज आस्क्ड नॉट व्हाट यू नो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो पूछा गया है, जो टॉपिक है उसके बारे में लिखिए, ना कि जो आपको पता है। कुछ बच्चे क्या है कि भाई टॉपिक मुझे ये दिया है एक्स, मुझे पता है वाई के बारे में ज़्यादा, मैं वाई के बारे में पूरा भर दूंगा, फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा मुझे मार्क्स अच्छे मिले। ऐसा नहीं है, जो पूछा गया है उसके बारे में लिखिए, ना कि जो आपको पता है ना। then you must present both the positives and negatives of the topic and the essay on a balanced note। यानी कि आपको जो भी टॉपिक है उसके जो मेन बॉडी लिखोगे उसमें उस टॉपिक के बारे में पॉजिटिव भी बताना है, नेगेटिव भी बताना है, और एंड में क्या करना है, आपको बैलेंस नोट पे कंक्लूड करते हैं। कैसे बैलेंस, नेगेटिव नहीं जाना, आपको पॉजिटिव वे में ही, ऑप्टिमिस्टिक वे में ही, बैलेंस्ड वे में समराइज करना है, ठीक है। बैलेंस जो आपका एंड होगा, कंक्लूजन होगा, इट शुड बी ऑलवेज बैलेंस्ड, ठीक है ना, कोई बायस नहीं होना चाहिए, एकदम बैलेंस्ड और पॉजिटिव वे में समराइज करना है, एंड करना है ऐसे को। एंड सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इसके बाद ये है, यू शुड ऑलवेज स्टिक टू वर्ड लिमिट, नेवर क्रॉस इट, नेवर क्रॉस वर्ड लिमिट। देखिए जो आप ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं जो बैंक एग्ज़ाम देंगे, जो ऑनलाइन टाइपिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ड लिमिट है ना उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना है। क्यों? बिकॉज कंप्यूटर में आप टाइपिंग कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके वर्ड्स को काउंट कर लेगा, वहाँ पे आपको कोई छूट नहीं मिलेगी, और एंड अच्छा ऐसे लिखने के बाद में भी आपको कम मार्क्स मिलेंगे, पेनल्टी फाइन लग जाएगा। इसीलिए वर्ड लिमिट्स के अंदर रहिए, क्रॉस मत कीजिए, टू द पॉइंट भी मतलब अगर फॉर एग्जांपल 400 वर्ड्स कहा गया था, ठीक है, 400, तो आप जरूरी नहीं है कि 400 ही लिखो, आप यू कैन गो टिल 390 भी बहुत है। क्योंकि क्या होगा, कई बार आप वर्ड गिन रहे होगे ना, कम गिन लोगे, हो सकता है वो 390 काउंट किया आपने, वो 396 हो जाएगा या 8 हो जाएगा। इसीलिए वर्ड लिमिट के अंदर रहिए, बाहर मत जाइए। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। वर्ड लिमिट क्रॉस करना भी एक क्राइम होता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है किसी भी ऐसे को लिखते समय। अगर आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपको अच्छे मार्क्स मिलने ही वाले हैं। एंड दूसरी चीज़ एक ये भी है कि आपको ये देखना है कि जो
आप फुल स्टॉप लगाते हो या कॉमा देते हो तो उसके बाद में, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे स्पेस देना बहुत जरूरी है। जैसे फुल स्टॉप आपने एक सेंटेंस लिखा, उसके बाद फुल स्टॉप दिया, तो स्पेस के बाद में नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा। कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता है स्पेस देना जरूरी है। तो इससे क्या होता है, जब आप ऑनलाइन कंप्यूटर पर टाइपिंग करोगे इसमें आपके मार्क्स कटेंगे। या फिर कॉमा के बाद में भी एक स्पेस देना, उसके बाद में ही लिखना है। अगर आप ऑनलाइन दोगे उसमें ये गलती करोगे तो आपके बहुत मार्क्स कटेंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा मेरे मार्क्स क्यों कट गए। सेकंड थिंग, स्पेलिंग एरर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, छोटे सेंटेंस लिखने हैं जिससे कि ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम हो और स्पेलिंग मिस्टेक कम से कम हो। आपको ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड आपको आपकी वर्ड लिमिट को कभी भी क्रॉस नहीं करना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑनलाइन की बात करता हूँ कि तो ऑनलाइन में क्या होता है ना, कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल हो सकता है, वी डोंट नो। तो आपको जो टॉपिक दिया है, मैक्सिमम जितने भी आप पैराग्राफ लिखोगे उसमें आपको वो कीवर्ड्स बार बार यूज़ करते रहना है, उस टॉपिक से रिलेटेड ही। बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि सामने बंदा बैठ के बहुत देर तक पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो आपके कीवर्ड्स को भी आपको देखना है कि आपके टॉपिक से रिलेटेड कीवर्ड्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल हों आपके ऐसे में, सो दैट आपको अच्छे मार्क्स फेच कर सके आपका ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेंड्स हमने आज इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखे, किस तरह से एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है, क्या क्या चीज़ें हमको अवॉइड करनी है, इंट्रोडक्शन कैसे करना है, मेन बॉडी कैसे डेवलप करनी है, किस तरह से एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे हमको जंप करना है एंड किस तरह से हमको पॉजिटिव नोट पे कंक्लूड करना है, राइट। सो आई होप फ्रेंड कि बहुत सारे लोगों को जो डाउट्स थे और लोग सोचते थे कि हमें मार्क्स कम क्यों मिल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई होंगी। इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नो डाउट बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, सिर्फ को पता करने से फ़ायदा नहीं होगा, रूल्स को अप्लाई कीजिए डे टू डे। आप हफ्ते में, महीने में 2-4 ऐसे लिखिए, उनको किसी से जाके चेक करवाइए, फिर उस पर इम्प्रोवाइज़ कीजिए। आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो भी आप एग्ज़ाम देते हैं वहाँ पे आपको ऐसे में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, विद दिस आई टेक योर परमिशन। आई होप आज का सेशन काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। कुछ भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप कमेंट कीजिए। आपको ये आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमको बताइए। वी वुड लव टू हेल्प यू मोर इन फ्यूचर। आपकी कुछ क्वेरीज होंगी तो उन पे, राइट। So wish you all the very best. Thank you very much. Have a nice day.